नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश दूरदर्शन। मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा और आप सभी का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में जिसका नाम है आयुष। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इस कार्यक्रम में हम स्वास्थ्य संबंधी विषयों पर बातचीत करते हैं। और जिस तरीके से गर्मी का दौर बढ़ता जा रहा है दर्शकों, ये बहुत अब आम हो चुका है कि जिस तरह से गर्मी बढ़ती जा रही है, कई तरह की मौसमी बीमारियों का सामना हमें और आपको करना पड़ता है। तो आज इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे कि आखिर गर्मियों के इस मौसम में जो बीमारियां आ रही हैं उनका होम्योपैथिक के जरिए इलाज हम कैसे कर सकते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में एक बेहद खास शख्सियत मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय उनसे करा देता हूं, उसके बाद हम चर्चा को विस्तार देंगे। तो हमारे साथ आज स्टूडियो में डॉक्टर कैलाश चंद्र दीक्षित साहब मौजूद हैं, जो कि लंबे वक्त से होम्योपैथी से इलाज आम जनता का कर रहे हैं और विगत लंबे समय से क्षेत्र में सक्रिय हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है मध्य प्रदेश दूरदर्शन में। तो सर, गर्मी की हम बात कर रहे हैं कि गर्मी में जो बीमारियां होती हैं आखिर उनसे कैसे बचा जा सकता है। सबसे पहले यदि हम बात कर लें सन स्ट्रोक या लू की, तो आमतौर पर देखा जाता है कि गर्मियों में लू की समस्या बहुत आती है। सर, इस विषय पर जानकारी आपसे चाहेंगे। गर्मी में जो भी होता है कि सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर जी। उसमें जब हीट वेव बढ़ने लगती है, हम्म। टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है हीट वेव बढ़ती रहती है। जब हीट वेव बढ़ती रहती है उस समय घर से जब भी निकलें 12 से 4 के बीच में जाना नहीं चाहिए जी। अगर जाने की ज़रूरत भी पड़े जी। तो उसमें कैप लगा के या छाता लेके ही जाएं। वो घर से जब निकलें तब अच्छा लिक्विड ORS का घोल, नींबू का घोल, नमक का घोल ये पी के निकले, ताकि उससे ये बचाव होता है। और होम्योपैथी में उसकी दवा है जो मैं आपको बता देता हूँ। जी सर। एक तो जेलसीमियम है, ग्लोनाइन है, मुख्य दवाएं मेलीलोटस है और एकोनाइट है और बेलोडोना है। ये दवाओं का उपयोग हम लक्षण के अनुसार करते हैं। जी। ये भी आपसे समझना चाहेंगे सर, लक्षणों की यदि हम बात कर लें सनस्ट्रोक की या लू की, हाँ। तो लक्षण आखिर कैसे पता चलता है तो कि अब हमें। हाँ, उसके लिए हम बता सकता हूँ। जी। जी। चक्कर आना, जी। कमजोरी होना, जी। उल्टी सरी का होना, घबराहट होना और बेचैनी होना, ये ऐसा उनको होने महसूस होने लगता है। तो वो ऐसा लगता है कि बेहोशी सरी का आ रहा है। जी। तो ये जो है समझना चाहिए कि उस समय कि अब आपको लू या सनस्ट्रोक लग चुका है। हाँ जी। ठीक है सर, इसके अलावा हम दूसरी बीमारी की हम बात कर लेते हैं। हाँ। आमतौर पर सर देखा जाता है कि घमौरियाँ बहुत होती हैं। हाँ। सनबर्न की शिकायत भी देखने को मिलती है बढ़ती गर्मी के मौसम में। हाँ, इससे कैसे बचा जा सकता है? इससे यही बचा जा सकता है कि जब भी निकलें हल्के कपड़े, रंग के कपड़े पहन के, कॉटन के कपड़े पहन के बाहर निकलें, छाता लगाएं, कैप लगाएं, ताकि धूप से बचें। वो डायरेक्ट धूप आएगी तो शरीर पे स्किन में रेशेस उठने लगेंगे, घुमौरियाँ होगी, जलन होने लगेगी। इससे सर बचाव के लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं कि आखिर कैसे हम बचें इससे? यही बचाव बताया मैंने कि छतरी लगा के जाएं, अम्ब्रेला रहें, कैप लगा के जाएं, कॉटन के कपड़े पहन के जाएं, पूरा शरीर ढक के रखें और जितना हो सके धूप में ना निकलें। 12 से 4 के बीच में ना निकलें। अच्छा। क्योंकि उस समय हीट पीक पे रहती है। जी। सर, होम्योपैथी में अगर हम दवाइयों की बात कर लें तो कौन सी वो दवाइयाँ हैं जो कि सनबर्न में ली जा सकती हैं? हाँ, इसमें नेट्रमूर है, सल्फर है, एपिस है। ये दवाएं हम ज़्यादातर उपयोग करते हैं लक्षण के अनुसार। जी। उसके क्या लक्षण हैं उसके अनुसार करते हैं। तो लक्षण के अनुसार दवाइयाँ हमें लेनी चाहिए। दर्शकों, ये भी देखा जाता है कि जिस तरह से बढ़ती हुई गर्मी का दौर रहता है, जिस भी आयु वर्ग की हम बात कर लें, बड़ों की बात कर लें या बच्चों की बात कर लें, नाक से खून आना या नक्सीर होना बहुत ही आम हो जाता है। इस विषय पर डॉक्टर साहब से समझते हैं कि आखिर नाक से खून बढ़ती गर्मी में आखिर क्यों बहता है? इसलिए बहता है कि ज़्यादा धूप में जाने से अपनी जो खून की नलियाँ हैं वो फैल जाती हैं। वो फैल जाने से क्या होता है कि ब्लीडिंग हो जाती है। उसके बचने का तरीका यही है कि आप सेफ्टी से जाएं, छाता लगा के जाएं, कैप लगा के जाएं, और अगर ऐसा होता है तो तुरंत लेट जाएं और हमारी जो दवाएं हैं वो हम दे देते हैं। जैसे दवा है हमारी इसके लिए क्रोकस सटाइवस, जो हम बहुत यूज़ करते हैं गर्मी के सीजन में। जी। वो रामबाण दवा है। जी। और एक दूसरी दवा है फास्फोरस। जी।
तो ये कुछ ऐसी रामबाण दवाएं हैं, यदि इनका आप सेवन करते हैं तो ये माना जा सकता है कि नाक से खून बहना या इसके अलावा जो दूसरी बीमारियां भी आती हैं लक्षणों के अनुसार। लक्षणों के अनुसार ही होम्योपैथी में काजेशन एक तो कारण और दूसरा लक्षण, जी उसके अनुसार इलाज होता है। जी। इसके अलावा मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगा सर, आमतौर पर देखा जाता है कि बढ़ती गर्मी में बुखार और सर्दी का भी दौर देखने को मिलता है। आमतौर पर व्यक्तियों में सर्दी भी हो जाती है। तो इसके पीछे कारण मैं समझना चाहूँगा आपसे कि कारण आखिर इसके पीछे क्या है? इसका कारण यही है कि जब भी घर से बाहर निकलें, एसी से निकलें या कूलर से निकलें तो थोड़ी देर रुकें, उसके बाद धूप में ही जाएं। अगर धूप में जाना नहीं पड़े तो कैप लगाएं, ढकें शरीर को, और अगर बाहर से अंदर आए हैं तो एसी में डायरेक्ट ना बैठें, थोड़ी देर रुक के बैठें और आते से नहाएं नहीं और आते से ठंडा पानी ना पिएं। जी, लेकिन सर गर्मियों में आमतौर पर ये देखा जाता है कि जो युवा वर्ग की हम बात कर लें, धूप से आते हैं, भले स्कूल हो, कॉलेज हो या दफ्तर हो, आके ठंडा पानी पी लेते हैं। उससे उनको बचना चाहिए जी, एकदम नहीं पीना चाहिए। जी, एसी में आके नहीं बैठना चाहिए, कूलर के आगे नहीं बैठना चाहिए। उससे क्या है कि सडन जो चेंजेस होते हैं टेम्परेचर के, बाहर तो 44-44 डिग्री और यहाँ अंदर आ गए तो 35 डिग्री है, जी, तो वो शरीर एकोमोडेट नहीं कर पाता है। जी, इसलिए पहाड़ों पे कभी कोई जाते हैं तो उनको पहले 24 घंटे के लिए आइसोलेशन रखते हैं कि ताकि ये उसके वातावरण से ढल जाए उसमें। ढल जाए। जी, तो बहुत अच्छी बात आपने दर्शकों को बताई है और बहुत अच्छा संदेश दिया है। और जो युवा साथी जो हमारे बड़े हैं, जो बच्चे इस वक्त हमें देख रहे हैं, यदि आप दफ्तर जा रहे हैं तो एकदम से एसी में ना जाएं, और घर यदि आते हैं तो एकदम से ठंडे पानी का सेवन ना करें, ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है। इसके अलावा ये भी आपसे समझना चाहेंगे सर, यदि हम बात करें अपच की या एसिडिटी की बात करें, तो गर्मी के मौसम में, बढ़ती गर्मी में आमतौर पर यह समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है कि लोगों में अपच होता है या एसिडिटी होती है। तो पहले तो ये समझना चाहूँगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है कि गर्मी के दिनों में अपना जो डाइजेशन है वो वीक हो जाता है, क्योंकि खाना जो भी हम खाते हैं वो देर से पचता है। दूसरा कारण क्या है, खट्टी चीज़ें बहुत खाते हैं लोग, तली चीज़ें बहुत खाते हैं, जैसे फ्राइड जंक फूड नहीं खाना चाहिए, तली चीज़ से बचना चाहिए, स्ट्रीट वेंडर का खाना नहीं खाना है। अगर आपको खाना की ज़रूरत ही पड़े तो गरम गरम खाना खाएं ताकि आपको उससे तकलीफ़ नहीं होगी। बाहर का खाना जो है वो दूषित होता है, इसलिए उससे बचें। लेकिन सर आजकल की युवा पीढ़ी को हम देखें तो अधिकतर युवा पीढ़ी जो है जंक फूड का ज़्यादा सेवन करती है। ये कितना हानिकारक होता है? ये बहुत हानिकारक है, शरीर के लिए, मोटापे के लिए और उनकी हेल्थ के लिए भी ख़राब है वो। कारण क्या है कि जंक फूड में बहुत सारे मसाले डलते हैं, बहुत सारे फ्राइड होता है वो। जब फ्राइड करते हैं उसको तो उसको पचाने के लिए भी शक्ति तो होना चाहिए। बिल्कुल, नहीं तो वो क्या करता है, एसिड रिफ्लेक्ट करेगा, शरीर में डकारें आएंगी, जलन होएगी, ये सिम्टम उसके लक्षण आने लगते हैं। जी, तो क्या सर ये भी माना जा सकता है जिस तरह से ऋतुओं का मौसम बदलता है, ऋतुएं बदलती हैं, तो क्या उस वक्त हमें अपनी जो डाइट है, जो हमारा खान पान है, वो भी हमें सादा खाना चाहिए, मौसमी फल खाना चाहिए, जो मौसम में सब्जियां मिलती है वो खाना चाहिए, और तली गली चीज़ों से, फ्राइड चीज़ों से बचना चाहिए। जी, इस वक्त तो हम देख रहे हैं कि उसके लिए हाँ बोलिए। जी बताइए सर, बताइए। हाँ, उसके लिए हमारे यहाँ जो दवाएं हैं हम देते हैं कि भाई ये इस कारण मिला कि इनने फ्राइड चीज़ खाइए, तली चीज़ खाइए, खटाई की चीज़ खाइए, तो उसके अनुसार हमारे यहाँ एक नक्सवमी का दवा है, एक पल्सेटिला दवा है, और कार्बोवेज। वो डकारें आना, अपच होना, कभी कभी दस्त खाने से दस्त लग जाना, ये दवा हम उपयोग में लेते हैं। जी सर, ये भी देखने को मिलता है, यदि हम गर्मी की बात कर लें, जिस तरह से इस वक्त तो बढ़ती गर्मी का दौर देखने को मिला, लेकिन आने वाले कुछ समय में मानसून भी आने वाला है। तो इसमें जो ऋतु परिवर्तन होगा, तो खान पान में क्या क्या इस वक्त हमें लेना चाहिए भोजन के तौर पर? खान पान में समय के अनुसार जो भी चीज़ डाइजेस्ट हो सके, हल्का खाना खाना चाहिए, जो मौसमी फल है वो खाना चाहिए, जो मौसमी सब्जी है वो खाना चाहिए, बाज़ार से जो भी चीज़ मिले उसको अवॉइड करना चाहिए। जी, इस वक्त यदि हम पेय पदार्थों की बात कर लें तो ORS और नींबू का पानी और शक्कर का घोल पीने की सलाह दी जाती है। सर ये स्वास्थ्य के लिए कितना ज़्यादा बेहतर होता है? ये बेहतर इसलिए है कि उससे डिहाइड्रेशन से बचाया जा सकता है। क्योंकि शरीर में पानी कम हो जाने से लो ब्लड प्रेशर हो जाता है, घबराहट होने लगती है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोलेप्स भी होने लगते हैं लोग।
तो उससे बचने के लिए बिना खाली पेट के कभी नहीं जाएं बाज़ार में, कुछ पी के ही जाएं। जैसे ओआरएस का घोल है, खूब सारा पानी पी के जाएं, खाली पेट ना जाएं। जी। तो उसमें दिक्कत हो सकती है। तो यदि आप घर से बाहर निकल रहे हैं अपने दफ्तर जाने के लिए या बाजार जाने के लिए, तो आपको कुछ ना कुछ खा के और हल्का भोजन खा के जरूर हल्का भोजन करके जाएं, पानी खूब पी के जाएं या ओआरएस का घोल पी के जाएं। कुल मिलाकर बॉडी में जो है पानी की कमी आपके नहीं आनी चाहिए। डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए। डिहाइड्रेशन नहीं होना नहीं चाहिए। होना चाहिए। सर, डिहाइड्रेशन होता है तो उसका पहला लक्षण क्या देखने को मिलता है? कमजोरी, जी। मतली, भन्नाटी, सर दर्द, ऐसा लगता है कि बस बैठे रहो, उठो मत, इतनी वीकनेस आ जाती। जी सर, इसका इलाज होम्योपैथिक में कौन सी दवाइयाँ जो हैं जो आप देते हैं? ब्रायोनिया है, जेल्सिमियम है, ये हमारे यहाँ मुख्य रूप से हम करते हैं। अगर बुखार आ जाता है और उसमें कोई सर्दी वर्दी ज़रा लगने लगती है और डलनेस आ जाती है, ऐसा लगता है कि बस पड़े रहें, उठे नहीं, कुछ काम नहीं करें, उसकी दवा जेल्सिमियम। जी बिल्कुल। दर्शकों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, डॉक्टर साहब के द्वारा तमाम दवाइयों के जो नाम दिए जा रहे हैं, लेकिन बिना डॉक्टरी परामर्श के इन दवाइयों का सेवन नहीं करना चाहिए। डॉक्टर साहब सिर्फ जानकारी के लिए बता रहे हैं कि आखिर आपको कौन सी दवा उस वक्त ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। इसके अलावा सर, एक भ्रांति कह लें या हम ये गलत फहमी कह लें, कहा जाता है कि होम्योपैथिक में जो इलाज का दौर है उसमें काफ़ी ज़्यादा समय लगता है ठीक होने में। इससे सर आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? उसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि हमारे पास जब भी कोई मरीज आता है, वो सारी एलोपैथी की ट्राई करके या होम्योपैथी की दूसरी पैथियों का इलाज करके आते हैं वो जी। तो उनका जो ओरिजिनल लक्षण होते हैं हमारे अनुसार वो सब दबे रहते हैं। वो ठीक तो होते नहीं हैं पर दबे रहते हैं। वो दबे रहने के कारण क्या है, होम्योपैथी में जो ओरिजिनल लक्षण होना चाहिए, जो उसको बीमारी के पीड़े हुए थे, जो एलोपैथी या जो भी दवा इलाज करा के आए हैं, वो सब सप्रेस हो जाते हैं। वो सप्रेस होने से क्या होता है कि जो उसके ओरिजिनल लक्षण है वो हमें मिलते नहीं हैं। फिर हम उसको उस अनुसार उसका समन करते हैं और दवा दे के उसको फिर हम अपने लक्षणों के आधार पे उसका इलाज चालू करते हैं। जी। जैसा किसी को तकलीफ़ हुई जी। और उसको तकलीफ़ होने से क्या तकलीफ़ हुई कि जैसे किसी को चर्म रोग हो गया जी। और चर्म रोग हो गया, ऑइंटमेंट से दबा दिया, वो ऑइंटमेंट से दबाने के बाद कोई दवा खा ली, उससे दब तो गया पर ठीक नहीं हुआ, उसका दूसरे शरीर पे दूसरी जगह असर हो जाता है। कैसा असर हो जाता है? किसी को अस्थमा हो जाता है, किसी को एलर्जी हो जाती है, तो उसके अनुसार फिर उसका वैसा इलाज करना पड़ता है कि अस्थमा हो गया है, क्यों हुआ, ये कारण मिला कि इनके चर्म रोग दब गया है और जब दब गया है तो वो दूसरे ऑर्गन पे असर कर रहा है, तो उसको लंग्स में चला गया, इसलिए अस्थमा हो गया। जी। तो सर, कुल मिलाकर ये माना जा सकता है यदि दूसरी विधाओं से इलाज किया जाता है तो फिलहाल के लिए जो बीमारी है वो दब जाती है। हाँ, हमारा ऐसा मानना होम्योपैथी में कि जो भी इलाज करा के आते हैं वो दब जाते हैं। हमारे यहाँ तो काजेशन होता है, एक तो कारण और दूसरा उसके लक्षण। जब तक होम्योपैथी पे लक्षण नहीं मिलेंगे, स्पष्ट लक्षण नहीं होंगे, तो हमारे को दवा का चुनाव करने में बड़ी दिक्कत आएगी। जब हम उसको जो पुरानी दवाएं खा के आया है दूसरी पैथी की, उसको हम एंटीडोट करेंगे, उसके बाद उसके जो लक्षण आएंगे पुराने, उस लक्षण के अनुसार फिर हम उनको दवा देंगे। लेकिन सर, आमतौर पर हम बच्चों की बात कर लें तो बच्चे बड़े खुश होते हैं होम्योपैथिक की दवा लेके कि मीठी गोलियां खाने को मिलती हैं। इस विषय में सर क्या कहना चाहेंगे आप? हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो भी दवा मिलती है, शक्कर के ग्लोबुल्स होते हैं, उसके अंदर अर्क डाला जाता है जिसे हम डाइल्यूशन कहते हैं जी। वो डाइल्यूशन देते हैं, वो एब्जॉर्ब कर लेती गोलियाँ और गोलियाँ वो एब्जॉर्ब कर लेती, उसका मेडिसिनल पावर बन जाता है। वो मेडिसिनल पावर फिर हम बच्चों को या कोई बुढ़ा हो, बड़ा हो, कोई भी हो, उसको यूज़ करते हैं। जी सर, ये भी एक माध्यम है, ये जी, ये माध्यम है जी। इसके अलावा सर समझना चाहेंगे कि आखिर होम्योपैथी और एलोपैथी का जो इलाज है वो अलग कैसे होता है सर? हमारे यहाँ जो है होम्योपैथी में डायग्नोसिस के बजाय हम लोग लक्षणों पे और उसके कारण को की तह पे जाते हैं। और एलोपैथी के अंदर जो भी होता है, जैसे किसी को खांसी हुई, बुखार हुआ और गले में दर्द हुआ, तो वो क्या करेंगे, एक एंटी इन्फ्लेमेटरी दवा दे देंगे और एक एंटीबायोटिक दे देंगे।
उस समय वो कंजेशन हो जाएगा उसे। पर हमारे यहाँ क्या लक्षण है, उस लक्षण के अनुसार हम उनको वही दवा देंगे। जैसे गले में किसी को दर्द है, तो गले में अगर दर्द है तो ये पूछेंगे उससे कि तेरे गर्म पीना अच्छा लगता है कि ठंडा पीना अच्छा लगता है। जी। उसके अनुसार दवा का चुनाव होगा। कि दवा कैसे चुनाव जाएगा कि ये उसको अगर अच्छी चीज़ गर्म लगेगी तो उस अनुसार दवा देंगे, ठंडी चीज़ गले में अच्छा लगेगी तो वो दवा देंगे। जी। आमतौर पर ये देखने को मिलता है कि जैसे आपने बोला कि लक्षण जो हैं वो देखने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जो लक्षण होते हैं बीमारियों में, हाँ। वो देखने में चुनौती होती है। हाँ। तो कौन सी मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ता है लक्षण देखने के लिए? लक्षण देखने के लिए सारी उसकी हिस्ट्री पूछी जाती है। जी। इतिहास जानना पड़ता है कि माता को क्या बीमारी, पिता को क्या बीमारी, दादा दादी को क्या बीमारी हुई है। जी। वो वहाँ से हम ट्रेस करते हैं कि इसको कौन सी बीमारी कहाँ से मिली है, माता पिता से मिली है कि दादा दादी से मिली है कि नाना नानी से। वहाँ से हम उसको ट्रेस करके हम उसकी सारी हिस्ट्री लिखते हैं। वो हिस्ट्री लिखने के बाद फिर उसको हमारी दवाओं से मिलान करते हैं कि ये दवा इसके कारण नहीं है, ये जो जेनेटिक मामला है। फिर उस जेनेटिक मामले के लिए हम उस दवा को चुनाव करते हैं। वो उसके बाद उसके जो लक्षण होते हैं आने के बाद जी। उसको फिर उसका दवा इलाज करते हैं। चलिए सर, एक बार फिर से हम अपने विषय पर लौटते हैं, चूंकि होम्योपैथी को लेकर कई बातों पर हमने चर्चा कर ली है। हाँ, ये समझना चाहेंगे, एक बार फिर लू की बात मैं आपसे करना चाहूँगा, क्या कोई खास वर्ग भी ऐसा रहता है जिस पर लू का ज़्यादा असर देखने को मिलता है? काय पे कोई मान लीजिए बच्चे हैं या बड़े हैं या कोई आयु वर्ग है, तो क्या ऐसा कोई खास वर्ग भी होता है बच्चों का या बड़ों का जिस पर लू का ज़्यादा असर देखने को मिलता है? लू का? जी। हाँ, बच्चों पे और ओल्ड एज वालों पे बहुत ज़्यादा असर होता है, क्योंकि इम्यूनिटी उनकी बहुत कमज़ोर होती है। इम्यूनिटी कमज़ोर होने से क्या होता है कि वो रेजिस्ट नहीं कर पाते हैं बाहर के टेम्परेचर को, तो लू लग जाती है। जी। तो ये तमाम बातें हैं जिनका ध्यान रखना पड़ता है। बहुत ज़रूरी। जी। इसके अलावा और क्या कुछ संदेश आप देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि गर्मी से बचाव के लिए क्या कुछ प्रयास हमें करने चाहिए? गर्मी के बचाव से यही है उपाय कि बाहर जब भी घर के बाहर जाएं तो अपना खूब पानी पी के जाएं या ORS का घोल पी के जाएं, और सर पे धूप में अगर जाना पड़े तो गॉगल्स लगा के जाएं, चश्मा लगा के रहें। आँख के अंदर ड्राइनेस ना आने दें। ड्राइनेस आने से आँख में जलन होने लगती है। जी। तो बार बार आँख को घर पे आके पानी से, ठंडे पानी से 3-4 बार दिन में धोना चाहिए। जी। गर्मी के दिनों में खास करके जब भी बाहर से अंदर आएँ तो आँख को ठंडे पानी से धोना चाहिए, और फिर बाहर अगर जाएँ तो फिर वापस आएँ तो फिर भी आँख को ठंडे पानी से धोना चाहिए। तो ड्राइनेस नहीं होना चाहिए आँख में। बिल्कुल सर, मेरा अगला सवाल यही था कि आखिर आंखों में ड्राइनेस आखिर क्यों होती है गर्मी के सीजन में, और विस्तार से सर इसको थोड़ा सा बताइए। इसका सबसे बड़ा कारण है कि बाजार के अंदर और घर के अंदर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। जी। जब बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो आँख को रेजिस्ट करने में इसलिए तकलीफ होती है, तो इसलिए सन ग्लासेस लगा के जाएं और हल्के कपड़े पहनें और छाता लगा के जाएं या फिर कैप लगा के जाएं, ताकि डायरेक्ट आँख पे सूरज की किरणें ना आए। जी। इसके अलावा सर आप ये भी बता रहे हैं कि जो खास कपड़े पहन के जाना चाहिए, पूरे कपड़े पहन के जाना चाहिए। हाँ, पूरा शरीर ढका होना चाहिए। जी। क्या ये भी माना जा सकता है इसके पीछे कोई वैज्ञानिक तर्क है कि हमें पूरे कपड़े पहन के जाना है या हाफ हम पहन के बाहर जा सकते हैं? तो ये आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है? नुकसानदायक ये होती है कि सन में अल्ट्रावायलेट रेज होती है जी, वो शरीर का नुकसान पहुंचाती है। बिल्कुल। वो उससे बचाव रखना चाहिए। और सर इसके अलावा ये भी समझना चाहेंगे और क्या कुछ सावधानियां हैं जो रखना चाहिए, खास तौर पर बच्चों की यदि हम बात कर लें तो? बच्चों को एक तो डायरेक्ट फ्रिज का पानी ना पिए, ठंडी चीज़ें ना खाएं, उनको ज़्यादातर कूलर में AC में ज़्यादा ना सुलाएं थोड़ी देर, फिर उसके बाद वो बंद कर दें। जी। क्योंकि उनके इम्यूनिटी बहुत कम होती है। बिल्कुल। रेजिस्टेंस। बिल्कुल। हाँ। तो क्या ये भी माना जा सकता है ज़्यादा देर अगर हम AC में बिताते हैं तो वो भी आपकी बॉडी के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है? हाँ, ठीक नहीं रहता है। जी। कारण क्या रहता है, उसमें जॉइंट पेन होने लगते हैं। जॉइंट पेन के अलावा फिर सुस्ती बहुत आती है। जब सुबह उठते हैं तो सारा शरीर जैसे कोई स्टिफ हो जाता है। जी। इससे हमें बचना चाहिए, या फिर चादर ओढ़ के सोएं। और जब एक स्थान पे सोए हुए, जब आपको ऐसा लगे कि अब AC की ज़रूरत नहीं है तो आप पंखे से काम चलाएं। जी। ज़्यादा टेम्परेचर लो होने से बॉडी स्टिफ हो जाता है, जोड़ों के अंदर दर्द होने लगता है, ये सारी तकलीफ़ें होने लगती है।
और शरीर में सुस्ती भी आ जाती है। जी, तो डॉक्टर साहब तमाम जानकारी आपके द्वारा दी जा रही है। ख़ास तौर पर यदि जो पेरेंट्स इस वक्त या अभिभावक हमें देख रहे हैं, बच्चों के लिए ख़ास तौर पर डॉक्टर साहब ने कहा है कि आखिर क्या कुछ सावधानियां रखनी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ डॉक्टर साहब आपने ये भी बताया कि बच्चों को ज़्यादा मीठा जो है इस वक्त या ज़्यादा ठंडा आइसक्रीम जैसी चीज़ें नहीं देनी चाहिए। हाँ, क्योंकि उनके गले में खराबी बहुत जल्दी हो जाती है और रेजिस्टेंस कम होने से बुखार आने की बहुत संभावना हो जाती है। सर्दी जुकाम बहुत हो जाता है और सर्दी जुकाम हो जाने से बच्चे बीमार बहुत जल्दी हो जाते हैं। जी, इसके अलावा सर ये भी देखने को मिलता है कि गले में खराश होती है हाँ। या टॉन्सिल्स जैसी समस्याएं निकल कर सामने हाँ। आती हैं, तो उसके पीछे क्या माना जाए? ये भी कहा जाता है कि यदि नींबू का सेवन ज़्यादा कर लिया या ठंडी चीज़ों का सेवन ज़्यादा कर लिया उसके कारण टॉन्सिल्स होने लगते हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। जी, खट्टी चीज़ें खाने से, जैसे अचार है, बहुत ज़्यादा अचार खा लिया या बहुत ज़्यादा तीखी चीज़ खा ली या चटनी खा ली, वो गले में जाके इरिटेशन पैदा करती है और टॉन्सिलिटिस को एग्रेवेट करती है, क्योंकि टॉन्सिल तो सबके ही रहते हैं जी। और वो एग्रेवेशन कर देती है। जी, ये चीज़ें जो है उसको अवॉइड करना चाहिए। जी, अगर खाएं तो बहुत सीमित मात्रा में। जी। चलिए सर, अब कार्यक्रम का हमारा अंतिम समय हो गया है। जाते जाते दर्शकों के लिए सर एक क्या आखिरी संदेश आप देना चाहेंगे? हमारा तो एक ही संदेश है कि जब भी डॉक्टर के बिना सलाह के कोई इलाज ना करें। जी, जब भी बीमार पड़ें तो पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें, उसके अनुसार ही अपना बाजार से लेके दवा ना खाएं जी, और डॉक्टर के पास जाके सिर्फ डायग्नोसिस करा के ही दवा खाएं। जी। नहीं तो अपने मन से दवा खाओगे तो वो नुकसानदायक है। चलिए डॉक्टर साहब, आपने तमाम जानकारी दी और हमारे साथ वक्त साझा किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। तो उम्मीद करते हैं दर्शकों आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा कि आखिर गर्मी जो है लगातार बढ़ती जा रही है, इसमें होम्योपैथी के माध्यम से आप किस तरह से बच सकते हैं, किस तरह से इलाज कर सकते हैं। डॉक्टर साहब ने जो तमाम जानकारी दी है, जो एडवाइस दी है, इसका आप पालन करें और माना जा सकता है इस गर्मी के मौसम में आप अपनी सेहत को ठीक बना कर रखेंगे। आज के इस अंक में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।